So hello students, once again welcome to Master 60. Myself Yash, faculty at Master 60. तो अभी तक आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। नीट की प्रिपरेशन में 11th एंड 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है बायोलॉजी सेक्शन। लाइक उनका वेटेज कितना होता है कि 45% 11th से पूछा जाता है और 55% 12th से पूछा जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं। पर आज मैं आपको पढ़ाने जाने वाला हूँ 11th का सेक्शन, जो कि कई बच्चे उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शायद 12th से ज़्यादा हम करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। पर अगर आप इस कॉम्पिटिटिव एरा में कुछ भी आप मिस कर रहे हो, कुछ भी स्किप कर रहे हो ना, तो वहीं से आपका गेम ओवर हो जाता है। ठीक, इसकी रिक्वायरमेंट है कि इस नीट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप कर रहे हो तो आपका कोई क्वेश्चन है छूट जाएगा, कोई कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तो आगे भी कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से मैं 11th आपको पूरा कवर कराऊंगा, ताकि कोई क्वेश्चन जो नीट में अगर आपको 2026 में आप दे रहे हो तो वो स्किप ना हो पाए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि पार्ट है 11th में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, ठीक है। तो हमने 9th में पढ़ चुका है कि सेल क्या होता है, कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि वो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। लाइक जो हमारे एसेंशियल्स एक्टिविटीज है, लाइक मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन वगैरह जितने भी एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज सेल अकेला कर सकता है। इसीलिए सेल इज अ फंडामेंटल फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर हमने देखा था 9th में कि सेल में दो टाइप्स होते हैं, लाइक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। जो कि जिसके पास वो एक सेल होता है वो यूनिसेल्यूलर कहा जाता है, और जिसके पास लाइक कई सारे सेल एक्स्ट्रा हो जाते इकट्ठे होके जो टिश्यू बनाते हैं, तो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो मल्टीसेल्यूलर हो गया। फिर सेल में हमने दूसरा भी पढ़ा था कि सेल के दो टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा यूकैरियोटिक सेल होता है। तो आज प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल एक दूसरे से कैसे अलग है, ताकि हमें समझ आए कि अगर कोई क्वेश्चन आ गया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के रिलेटेड, तो हम उसको क्लियरली सोल्व कर पाए। तो मेनली बच्चों क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल होता है तो वो कुछ इसमें ऐसे फंक्शन रहते हैं जो कि वो यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा होते हैं। लाइक यूकैरियोटिक सेल के पास ऑर्गेनेल्स वगैरह सब रहता है, पर वो सारी ऑर्गेनेल्स वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहती है। तो सर मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में रहता क्या है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स में जो मेनली सेल के, अगर कोई सेल को हमें डिफाइन करना है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें मेनली तीन चीजें चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है, ठीक है। ठीक है, ये सेल है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या चाहिए होगा हमें, न्यूक्लियस। सेकंड आ गया सेल मेम्ब्रेन, जो कि हमने पढ़ चुका है 9th में, ठीक है। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं ना, वो आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। और तीसरा क्या चाहिए होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोमेंस सेल, प्लाज्म इज फ्लूइड, ठीक है, इसीलिए साइटोप्लाज्म। अगर कोई सेल है इसको डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हैव अ न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीजें प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, ठीक है। पर जो ये न्यूक्लियस होता है ना, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो ट्रू न्यूक्लियस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। उसके पास न्यूक्लियस तो है पर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहता है। कैसे? देखो, ये सेल है यूकैरियोटिक का, ठीक है।
उस सेल में ऐसा कैसा होगा कि ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, तो इसके पास एक कुछ स्ट्रक्चर जैसा है, बाउंड, लाइक उसको बाउंड कर रहा है, इससे बाउंड्री जैसा है, ठीक है, तो वो न्यूक्लियस उसके पास है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में वो बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है, न्यूक्लियस तो होगा पर उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा ही है, ठीक है, ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक के पास नो ट्रू न्यूक्लियस एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। फिर पर एग्जाम में आपको पूछते हैं, ठीक है, कि बोर्ड एग्जाम में आप दे रहे हो तो उसका क्या कहते हो, डायग्राम वगैरह ड्रॉ करना होता है। पर मैं आपको सही से लाइक इजी वे में समझाता हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ पूछ ले तो कैसे याद रखना है, ठीक है। मेनली क्या करना है, ठीक है, सिंपली ऐसा कुछ ड्रॉ कर देना है, राउंड सर्कल, क्योंकि जो सेल होता है उसका सेल जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है ना, वो डिफाइन नहीं होता है कि हाँ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा। कुछ कुछ सेल होते हैं, नर्व सेल होता है, ब्लड रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या करना है, फिर एक ऐसा बन गया, ठीक है, फिर दूसरा यहाँ से ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब इसमें यहाँ से अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक है। फिर ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, अभी मैं समझाऊंगा कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। फिर ये कुछ यहाँ से थोड़ा ऐसा भी स्ट्रक्चर बनता है प्रोकैरियोटिक सेल में। सारा मैं अभी समझाऊंगा कि ये सारे क्या है स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ठीक है, ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, ठीक है, मान लो अभी। तो ये क्या हो गया, अभी कुछ सेल में होती है लाइक एनिमल सेल, प्लांट सेल में सेल वॉल भी होता है, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहता है। अगर आपको पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है कि एब्सेंट होता है, तो उसका आंसर है प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल वॉल हो गया, फिर आ गया सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल वॉल देन सेल मेम्ब्रेन। फिर ये जो कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है वो क्या है, इंक्लूजन बॉडी। सारा कुछ समझाऊंगा कि ये क्या होता है सर, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, उसको हम फ्लैजेला बोलेंगे, ठीक है। फिर ये यहाँ पे जो कुछ सर्कुलर फॉर्म है वो प्लास्टिड्स, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बना है ना उसको बोलेंगे हम मिजोजोम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिजोजोम्स। फिर ये यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोइड, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। फिर यहाँ पे ये जो कुछ छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म में है उसको राइबोसोम बोलेंगे हम। ऐसे ही ड्रॉ करके हमें समझना है, ठीक है। अगर आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम हो गया ना तो आप विजुलाइज कर सकोगे कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम बना दिया है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल हो गया, फिर अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है, इंक्लूजन बॉडी हो गया, फिर प्लास्टिड्स हो गया, मिसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया। ये जस्ट मैंने आपको यहाँ पे कि आप इमेजिन ऐसा करो कि ऐसा ऐसा कुछ प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है, ठीक है। जो ये मिसोसोम है वो अंदर के साइड रहता है, ठीक है। अभी मैं आगे इसका पूरा डिटेल्स दूंगा कि मिसोसोम्स क्या होता है, फिर न्यूक्लियोइड क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या रहते हैं, पूरा का पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पहले अभी ये जस्ट समझ लो कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहता है प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ जो नोट्स है आप नोट्स कर लेना कि नो न्यूक्लियस मींस द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज नॉट एनक्लोज्ड विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे बोला है कि जेनेटिक मटेरियल,
सबको पता है कि जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड रहता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा लाइफ डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वो जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो एनक्लोज, लाइक हमने बोला ना कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस रहता है वो न्यूक्लियर लाइक जो मेम्ब्रेन बाउंड है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं रहता है, तो वो जो एनक्लोज नहीं रहता है विथ न्यूक्लियस। ठीक है, तो सर ये जो हमने बोला कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में रहता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए है तो वो आखिर में कहाँ रह रहा होगा? ठीक है, इसलिए इट्स लोकेटेड इन अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बोला कि साइटोप्लाज्म होता है सेल में। ठीक है, वहां पे एक अलग एक स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, वो न्यूक्लियोइड में जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, वो न्यूक्लियोइड में रहता है। ठीक है, फिर आ गया नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, the lack of internal membrane bound structures such as mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex and lysosome etc. जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे यूकैरियोटिक सेल में होते हैं लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स जो प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में एब्सेंट रहते हैं। ठीक है, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ गया, राइबोसोम्स आ गया वगैरह, सारी इतनी सारी ऑर्गेनल्स है वो सारी की सारी किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहती है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि ये सारी जो फंक्शनली ऑर्गेनल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट रहते हैं। तो सर आखिर में उसके पास इतनी सारी ऑर्गेनल्स नहीं है तो वो फंक्शन कैसे करता है? क्योंकि चाहिए ना हमें फंक्शन करने के लिए, अगर मुझे यहाँ पे मूवमेंट करना है तो मुझे फंक्शन के लिए मेरे पास पैर चाहिए। ठीक है, ऐसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास हैंड ऐसे कुछ चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक के पास ऐसा क्या क्या फंक्शन है कि वो अपना जो क्या कहते हैं कि लाइफ सर्वाइव कर सकता है? ठीक है, पहले तो आ गया जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोइड में। ये यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोइड रीजन। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए होता है कि नहीं होता है, कि उसका आंसर है यस। आंसर है यस, न्यूक्लियर रीजन में डीएनए प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो भी सिंगल सर्कुलर में। अगर प्रोकैरियोटिक सेल में पूछ ले तो हमारा डबल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये हमारा डबल हो गया, पर यहाँ पे सिंगल सर्कुलर रहता है। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे कुछ आगे ऐसा बोला कि दे मे ऑल्सो हैव स्मॉलर सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ठीक है, प्लाज्मिड्स बोला। ठीक है, वो पे प्लास्टिड्स की जगह प्लाज्मिड आएगा। ठीक है, विच कैरी जीन्स फ्रॉम थिंग्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। प्रोकैरियोटिक सेल में दो डीएनए रहता है। ठीक है, एक सिंगल सर्कुलर होता है और फिर और मैंने प्लास्टिड बोला था ना, वहां पे प्लाज्मिड आएगा। ठीक है, जो ऐसा सर्कुलर फॉर्म में था कुछ स्ट्रक्चर। ठीक है, वो प्लाज्मिड रहता है। ठीक है, इसलिए याद रखना कि प्रोकैरियोटिक सेल में दो टाइप के डीएनए रहते हैं, एक रहता है न्यूक्लियर रीजन में और दूसरा ऐसे साइटोप्लाज्म में एज ए सर्कुलर फॉर्म में रहता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। वो क्या करता है कि प्लाज्मिड आर यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। लाइक अगर जेनेटिक इंजीनियरिंग हम आगे पढ़ेंगे, डीएनए में ऐसे आरएनए एमआरएनए वगैरह जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। ठीक है, उसमें प्लाज्मिड का यूज होता है। ठीक है, फिर आ गए राइबोसोम्स। तो राइबोसोम मैंने जस्ट बोला था कि ऐसे सर्कुलर फॉर्म में राइबोसोम्स होते हैं। मेनली राइबोसोम का काम क्या रहता है कि अगर कोई सेल है तो उसको फंक्शन करने के लिए उसको कुछ एनर्जी चाहिए। लाइक अगर हमें ग्रो करना है तो हमें प्रोटीन चाहिए वगैरह चीज के। ठीक है, तो वो प्रोटीन है ना वो राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, राइबोसोम का मेनली फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, दे आर 70S टाइप्स। ठीक है, अभी ये क्या है सर? 70S। ठीक है, राइबोस में प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में दो टाइप्स होते हैं, 70S राइबोस एंड 80S राइबोस। ठीक है सर, इसमें एस क्या है? वो जो साइंटिस्ट था जिसने ये ढूंढा था उसका एस है, पर यहाँ पे हम यूनिट के लिए लेंगे। ठीक है, अगर प्रोकैरियोटिक में पूछ ले कि जो राइबोस होते हैं वो क्या होते हैं, उसके लाइक उसका यूनिट क्या होता है, तो आप याद रखना है 70S। ठीक है,
दे आर 70s टाइप्स ऑफ राइबोस, ठीक है। मेनली राइबोस का काम क्या है, बस यही याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस का मेनली काम है यहाँ पे, ठीक है। फिर आ गया इंक्लूजन बॉडी, लाइक मैंने जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, सेल में, वो प्रोकैरियोटिक सेल में फिर यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना था, राउंडेड राउंडेड, तो वो इंक्लूजन बॉडी है। इंक्लूजन बॉडी का मेनली काम क्या रहता है, फंक्शन क्या रहता है कि कोई स्टोरेज करना है, ठीक है। लाइक कार्बन हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फर हो गया, वो सारे जो सेल ग्रोथ में यूज होते हैं उसका स्टोरेज, क्योंकि मेनली स्टोरेज का हमने पढ़ा होता है कि प्लांट सेल में स्टोरेज वैक्यूल में होता है, ठीक है, पर यहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट है। तो इंक्लूजन बॉडी का ये काम रहता है कि ये सारे जो कार्बन, सल्फर, फॉस्फेट वगैरह है, तो उनका स्टोरेज करना है ताकि आगे जाके ग्रोथ करने में उसका यूज हो सके। तो इंक्लूजन बॉडी में रिजर्व स्टोर मटेरियल लाइक फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसमें स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर आ गया मिजोजम, मैंने जस्ट वो ड्रॉ किया था, ठीक है, कि ऐसा सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसा कुछ स्ट्रक्चर अंदर अंदर कुछ बना है, ठीक है, वो मिजोजम है। अब ये याद रखना कि जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, ठीक है, तो उसका कुछ एक्सटेंशन नहीं हो सकता क्या आउटसाइड और इनसाइड, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड होता है, लाइक वो सेमी फ्लूइड कह सकते हैं, पर वो रिजिड नहीं होता है, तो उसका एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है, जो मिजोजोम है ना वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से किस तरफ, इनवर्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनवर्ट साइड एक्सटेंशन होता है, फिर एक कुछ नया स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसको हम मिजोजोम बोलते हैं। उसमें एक अपीयरिंग वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लामेला, इसका इंपॉर्टेंस आगे चैप्टर में आएगा, अभी तक ये जानना नहीं अभी अभी, ठीक है। पर बस ये याद रखना है कि जो मिजोजोम होता है उसका जो स्ट्रक्चर कैसे बनता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्सटेंशन होता है, ठीक है, इनवर्ट साइड, तभी उसका मिजोजोम का फंक्शन स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। फिर मिजोजोम हमें इंपॉर्टेंट क्या है लाइक सेल में, ठीक है, मेनली सेल्यूलर रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सिक्रेशन एंड एंजाइम कंटेंट। अगर यूकैरियोटिक सेल आपको याद है तो यूकैरियोटिक सेल में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। जो जितना भी रेस्पिरेशन है, एनर्जी वगैरह बनाना लाइक एटीपी, एनएडीपीएच वगैरह, जितनी भी एनर्जी वगैरह रेस्पिरेशन करना है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पर अगर प्रोकैरियोटिक सेल में पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेशन वगैरह, डीएनए रेप्लिकेशन, सिक्रेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन वो कहाँ पे होता है, तो वो याद रखना है कि मिजोजोम में होता है, ठीक है। समझ आ गया यहाँ तक। फिर आ गया फ्लैजेला। तो फ्लैजेला अभी जस्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, जो एक समझ लो, ठीक है। अभी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका इनवर्ट साइड एक्सटेंशन हुआ, ठीक है, तो वो मिजोजम बन गया। पर अगर वो जो सेल वॉल है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसका आउटसाइड में एक्सटेंशन हो तो वो एक फ्लैजेला बनता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, वो सेल को मोटाइल बनाता है, ठीक है, मूवमेंट में उसको हेल्प करता है। मेनली फंक्शन इसका यही रहता है। फ्लैजेला में जो बाहर का वो पार्ट रहता है उसको फिलामेंट कहते हैं, फिर बाहर से सेल के साथ ज्वाइंट हुआ है तो उसको हुक बोलेंगे, और अंदर के साइड भी एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको ज्वाइंट करता है, उसको बेजल बॉडी कहेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि जो फ्लैजेला होता है वो आउटवर्ड एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसका मेन काम का क्या रहता है, लोकोमोशन में। अगर आपको पूछ ले कि वो जो फ्लैजेला है उसमें कौन सा प्रोटीन यूज होता है लाइक बनने में, तो आपको बोलना है ना फ्लैजिलिन, ठीक है, याद रखना है। फिर आ गया पिलाई। पिलाई मैंने इसमें ड्रॉ नहीं किया था पर अभी जस्ट समझा रहा हूं। जो ये आउटर स्क्रीन होती है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें ऐसे कुछ छोटे छोटे हेलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो उसके हेयर जो बाहर का स्ट्रक्चर है उस पर ही ज्वाइंट होता है, ठीक है। वो इनर साइड से नहीं आते हैं, बाहर से ही ग्रो करते हैं, ठीक है, ये याद रखना है पिलाई का, ठीक है। वो शॉर्ट होता है, ब्लिस्टर लाइक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका। इट इज यूज फॉर अटैचमेंट टू सरफेस टू ट्रांसफर डीएनए विथ अनदर सेल, ठीक है। अगर कोई दूसरा सेल आ गया, ठीक है, उसके साथ वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, अटैच हो रहा है, तो उसके साथ तो डीएनए ट्रांसमिट में ट्रांसलेशन करेगा, ठीक है, ट्रांजेक्शन करेगा डीएनए,
तो पिलाई का वहां यहाँ पे यूज है कि वो ट्रांजेक्शन में उसका डीएनए ट्रांजेक्शन में उसका यूज होता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। फिर आता है सर की जो प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसका बाहरली हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है। ठीक है, पर उसमें भी कुछ लेयर्स होते हैं। ठीक है, आपने समझा दिया कि सेल वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, पर उसका भी 3 लेयर होता है। ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेल एनवेलप। ठीक है, देयर आर 3 टाइप। ठीक है, कि 3 लेयर होते हैं। ठीक है, मेनली समझना है जो ए सेल होता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो जो बाहर का लेयर है ना, लाइक हमने बोला वो ग्लाइकोकेलिक्स का बना होता है। ठीक है, याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो बाहर का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है जो कि वो उसको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, वो ग्लाइकोकेलिक्स का बना होता है। बस ये कुछ अलग अलग कुछ पॉइंट्स है वो याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स वगैरह में याद नहीं होता है। ठीक है, तो मेनली उसका फंक्शन रहता है प्रोटेक्शन का। फिर आ गया सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल आ गया। तो सेल वॉल यहाँ पे मैंने बोला है कि जो सेल वॉल होती है ना, सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, याद रखना है। तो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो ग्लाइकोकेलिक्स होता है। फिर जो सेल वॉल होती है वो मेड अप ऑफ ग्लाइको पेप्टिडोग्लाइकेन्स। ठीक है, इन बैक्टीरिया प्रोवाइडिंग अ सेफ एंड रोबस्ट स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करता है सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को। कौन? सेल वॉल। ठीक है, और किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। कुछ कुछ अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, नीट में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका सेल वॉल है वो किससे बना रहता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, फिर आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें याद है कि लिपिड और प्रोटीन से बना रहता है, जैसे कि यूकैरियोटिक में। तो यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होता है। फिर सिलेक्टिवली परमिएबल, जस्ट हमने 9th में पढ़ चुका है कि सिलेक्टिवली परमिएबल लाइक कि जो एक्टिव पैसिव ट्रांसफर होता है, ठीक है, ट्रांसफर लाइक CO2 O2 वाटर का वगैरह का जो ट्रांसफर करना होता है तो उसको सिलेक्टिवली करता है। क्यों? क्योंकि अगर सेल को रिक्वायरमेंट है उसकी तभी उसको अंदर आने देगा और बाहर जाने देगा। किसको? ऑक्सीजन को, कार्बन को, वाटर को वगैरह को। इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। द कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन हो गए? वाटर हो गया, फिर हमारे जो ऑक्सीजन कार्बन वगैरह हो गए, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? मेनली ये याद रखना है कि जो फिर देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये कैप्सूल स्ट्रक्चर है। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हो गया ये प्लाज्मा, फ्लैजेला हो गया। फिर ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये न्यूक्लियोइड हो गया। और न्यूक्लियोइड में देखो यहाँ पे ये, ठीक है, स्ट्रक्चर है सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर। वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या है वो? प्लाज्मिड। ठीक है, फिर यहाँ पे वो बाहर निकला। ठीक है, बाहर का स्ट्रक्चर क्या है? पिलाई। फिर फ्लैजेला हो गया, राइबोसोम्स हो गया, फिर यहाँ पे राइबोसोम्स वगैरह हो गए। ठीक है, मेनली ऐसा स्ट्रक्चर याद रखना है। मेनली उससे फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल से प्रोकैरियोटिक सेल कैसे अलग है, वो बस याद रखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने कुछ नीट के पीवाईक्यूज रखे हैं। ठीक है, कि कुछ पीवाईक्यूज है और कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आपसे बनाए हैं। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि हमें क्या क्या याद रखना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज a specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in a cell wall formation and DNA replication। ठीक है, तो जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि रेस्पिरेशन का काम है, सेल वॉल का काम है बनाने का, फॉर्मेशन का। फिर क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन है। तो वो सारा का सारा काम कौन करता है प्रोकैरियोटिक सेल में? मिजोसोम। ठीक है, अगर आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सही से पढ़ा है कि सारे के जो उसमें स्ट्रक्चर है उसका क्या क्या फंक्शन रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सी। कौन सा? मिजोसोम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, in prokaryotic cell the hair like structure outgrowth
which attach to the surface of other bacteria cell are। ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, कुछ गलती कर देते हैं। लाइक अगर ऐसा पढ़ लिया, ठीक है, फ्लैजेला, तो फ्लैजेला भी आउटग्रोथ होता है, ठीक है, पर प्रोकैरियोटा है लाइक आउटग्रोथ, ठीक है। फ्लैजेला आउटग्रोथ नहीं रहता है इनवर्ट के साथ, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। कौन? फ्लैजेला। एक्सटेंडेड वर्जन है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे फ्लैजेला नहीं आएगा, यहाँ पे कौन आएगा? पिलाई आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसा फाइबरस स्ट्रक्चर बनता है, तो वो उसकी सरफेस पे, आउटर सरफेस पे ग्रोथ होता है। किसका? पिलाई का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा? है लाइक आउट ग्रोथ। जो फ्लैजेला है इनर ग्रोथ रहता है, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो यहाँ पे गलती मत करना कि फ्लैजेला दिख गया तो उसको टिक कर दे, वो बाहर रहता है, पर उसका किसके साथ एक्सटेंशन हुआ होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ उसका एक्सटेंशन होता है, देन बाहर के साइड, फिर वो फ्लैजेला बनता है। पर ये जो पिलाई है वो उसका ग्रोथ होता है बाहरी सरफेस पे ही होता है, ठीक है, अंदर से कोई सरफेस पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना है, याद रखना है, गलती मत करना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन द बैक्टीरिया लाइक कुछ स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा सही है, बस यही बताना है। इन बैक्टीरिया द मेसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, हमने जस्ट पढ़ा कि मेसोसोम होता है वो एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, किसके साथ, किसके अंदर? इनवर्ट साइड, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द मेसोसोम इन बैक्टीरिया हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये भी सही है कि मेसोसोम ही जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है, सेल वॉल फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे काम करता है मेसोसोम। तो यहाँ पे क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। आगे जो जितनी भी मैंने स्लाइड है, ठीक है, उसमें नोट्स बनाए लिए आप, ठीक है। फिर उसको रिवाइज करिए ठीक से, एनसीईआरटी पढ़िए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है ना, तो बच्चे गलती कर देते हैं कि ये ए और बी में कुछ डाउट है, बी और सी में डाउट है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये सारे डाउट नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए मास्टर 60 के साथ। अगला कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट में बता देना कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो ये समझाना है, समझना है, तो मैं उसके साथ रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊंगा और आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर हमारा ऑफलाइन भी क्लासेस रहता है अहमदाबाद में, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो यहाँ पे डिटेल्स है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं हट जाता हूँ, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा है कि वी काउंटर रिजल्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, सही से समझिए, सही से पढ़िए, ठीक है। कुछ भी स्किप मत करना। ऐसा कोई आपको सुना रहा है कि ये तो नहीं आएगा तो इसको छोड़ दे, बिल्कुल विश्वास मत करना, ठीक है। कुछ भी स्किप करने के लायक नहीं है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ रेडी करना है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें होती है कि स्किप कर सकते हैं, पर उसका जो बेस है बायोलॉजी का, ठीक है, वो स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। कि सेल कैसे बना है, वो कितने टाइप्स होते हैं, वो तुम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्किप मत करो और सही से प्रैक्टिस करो और पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।